हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है उसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए सिंस 1991 से वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसकी थीम क्या है? ब्रिजिंग बॉर्डर वाटर फॉर द पीसफुल एंड द सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हो गया आपका आज का इंपॉर्टेंट डे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेट न्यूज पे, फिर हमें नेशनल इवेंट्स देखने हैं और यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं वो हम देखेंगे। फिर बैंकिंग न्यूज है और इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है। आज के सेशन में पता है खास क्या है? आज के सेशन में खास ये है कि बहुत सारे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उन्होंने रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये कैसी स्कीम है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली स्कीम है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगी? उन सारे बच्चों को जो कि डिसेबल्ड, मतलब उन सारे पेरेंट्स को जिसके बच्चे डिसेबल है, या वो सारी लेडीज जो विडो हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनके बच्चों की फर्दर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो स्कीम का पर्पस क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली vulnerable women and parent of the disabled children। ठीक है, जो डिसेबल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं उनको बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कॉलरशिप या कह सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए 53.21 करोड़ रुपीस भी अलॉटमेंट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि वो सारे बच्चे जो किसी विडो के हैं, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या डिवोर्स्ड वुमेन है, इसके अलावा जो पेरेंट है जिनके डिसेबल चिल्ड्रंस है, और यहाँ पर जो भी पर्सन या जो भी डिसेबल चिल्ड्रंस हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए। तो वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखा है द इनकम ऑफ एलिजिबल वीमेन एंड द पेरेंट ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन शेल नॉट बी मोर देन द 1 लाख रुपीज पर ईयर। ये सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस स्कीम में। बेनिफिट क्या होगा? तो ये जो पेरेंट है, इन पेरेंट को जिनके बच्चे डिसेबल है और अंडर 18 ईयर्स है, डिसेबल है और अंडर 18 ईयर्स है, उनको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट 1000 रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन बच्चों के एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन फूड के लिए और आपके हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए एवरी मंथ 1000 रुपीज। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये जो चिल्ड्रन है अगर वो परस्यू करते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्सेज, तो उनके ट्यूशन फी और हॉस्टल फी को भी प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइस्ड स्कीम। नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्कीम स्पाइसेस के लिए होगी। हमारे देश के जो मसाले हैं उन मसालों की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले याद है ना एमडीएच वगैरह के मसालों को बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो स्पाइसेस या मसाले हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने और उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पाइस्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो आप देखेंगे Spices Board of India has launched the spiced scheme to enhance spice export and cardamom production। तो कार्डमम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और कब तक रन होगी? जब तक 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर बचा हुआ है। आपको पता है ना कि 16th फाइनेंस कमीशन बन चुका है एंड 16th फाइनेंस कमीशन को चेयर कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया। अच्छा, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसको किसने चेयर किया था? एनके सिंह। तो एक पहला क्वेश्चन आज का है कि पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे?
पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्पाइस्ड स्कीम है इसका इंप्लीमेंटेशन कब तक होगा, जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाकी है या फिर 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल बाकी है। ठीक है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पाइस्ड स्कीम का मतलब है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ये पूरा फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा स्पाइस्ड स्कीम का। ठीक है, पर्पस क्लियर है। इट एम टू अपग्रेड द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्पाइसेस टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, मीट करने के लिए, और हमारे जो स्पाइसेस उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और कार्डमम की प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना है, जिसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी 15th फाइनेंस कमीशन, और हम सभी को पता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 280, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती हैं। और जो 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन है वो एनके सिंह है, और 15th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था वो नवंबर 2017 में बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 5 ईयर्स के लिए आप देखेंगे तो 21-22 से 25-26 के लिए है। तो जब तक इनकी रिकमेंडेशन चल रही है तब तक ये स्कीम भी चल रही है। ठीक है, 2025-26 तक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, लेबर मिनिस्ट्री लॉन्च द सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। हमारे देश में कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इन्वॉल्व है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो कोई कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इन सभी वर्कर को रजिस्टर करने के लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, तो गवर्नमेंट लॉन्च अ पोर्टल वेयर कंस्ट्रक्शन वर्कर कैन रजिस्टर देमसेल्फ टू अवेल बेनिफिट ऑफ द वेरियस स्कीम। अब बहुत सारी स्कीम होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो कई तरीके की स्कीम्स होती हैं। तो उनका फायदा लेने के लिए इन सभी वर्कर्स को एक जगह रजिस्टर किया जा रहा है, जिसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। द पोर्टल नेम्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो पोर्टल है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी स्कीम्स अवेलेबल है उसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपका ये जो पोर्टल है उसको ई श्रम पोर्टल के साथ भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ई श्रम पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आपको सारी अलग अलग जो भी जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की और अदर फील्ड की जो भी जॉब्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है वो भी ई श्रम पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आप लोगों को एक टर्म मैंने बार बार यूज किया है, CSR, मतलब आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने सोसाइटी से कुछ लिया है तो हमें पे बैक भी तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें एक एडिशनल फंड होता है CSR का। तो अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई नए इनिशिएटिव्स लेते रहते, जैसे कि आपका जो NPCI है, NTPC ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्रोग्राम रन किया था। वैसे यहाँ पे BPCL ने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर प्लांटेशन करने का काम शुरू किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, announced a significant afforestation initiative in बिहार। तो बिहार में इन्होंने ड्रोन की मदद से बिहार के हिल में सीडिंग की है, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय अगर आप कहीं पे भी सीड डाल देते हैं तो डेफिनेटली वहां से आपको प्लांट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मॉनसून का समय है, बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो आप लोग भी प्लांटेशन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार स्टेट का ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक प्रोग्राम रन किया है जिसका नाम है अरण्य। अरण्य का मतलब जंगल ही होता है, तो अरण्य प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका पर्पस क्या है? 1 लाख सीड बॉल्स को अक्रॉस द 3 की फॉरेस्ट रीजन, 3 जो फॉरेस्ट रीजन है बिहार स्टेट में, वहां पर लगभग 50 हेक्टेयर ऑफ एरिया में 1 लाख सीड बॉल्स को ड्रोन की मदद से छोड़ दिया जाएगा। और अभी मॉनसून का सीजन है तो ऑटोमेटिकली ये प्लांट मतलब जर्मिनेशन हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट एंड NGO पार्टनर एंड BPCL, इन सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को रन किया है। और यहाँ पे
3 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रीजन को आइडेंटिफाई किया है। हमें उन फॉरेस्ट रीजन के नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे कि आप देखेंगे उमगा पहाड़ी पर। उमगा पहाड़ी कहां पर है? बिहार में। और आप देखेंगे बराबर हिल्स में, गया में, बराबर हिल्स गया में भी ये सीडिंग की जा रही है बाय द ड्रोन, बाय द बीपीसीएल। तो यहां पर एक टर्म यूज हो गया अब बराबर हिल्स। तो बराबर हिल्स पे आपने डेफिनेटली सुना होगा बराबर केव्स के बारे में। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलता ही मिलता है किसी ना किसी सेट में, क्योंकि ये जो केव्स है ये रॉक कट केव्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है आपकी मौर्यन केव्स का। अशोक और अशोक के जो कह सकते हो आप ग्रैंडसन थे दशरथ, तो दशरथ और अशोक के समय इन केव्स को बनाया गया है। मतलब मौर्यन पीरियड से आपको ये केव्स देखने को मिलेंगे, जो कि बराबर हिल पे है, इसलिए इनको बराबर केव्स भी कहा जाता है। कहां पर मिल जाएंगी? आंसर हो जाएगा बिहार में मिल जाएंगी। ठीक है, और इनका रिलेशन किस सेक्ट से है? तो अजीवक सेक्ट, अजीविका या अजीवक सेक्ट से इनका रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको 4 इंपॉर्टेंट केव्स मिलती हैं, 4 इंपॉर्टेंट गुफाएं मिलती हैं जो कि रॉक कट केव्स हैं। जैसे कि लोमहर्ष ऋषि की केव है, जिसको हम लोमास ऋषि केव कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक चैत्र है, बेसिकली एक चैत्र है। नेक्स्ट है सुदामा केव। सुदामा केव के बाद यहां पर आपको मिलेगा करण चौपार और विश्वा जोपरी। ये सभी केव्स कहां पर है? बराबर हिल में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मुझे कैसे पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं? तो मुझे ऐसे पता कि पीवाईक्यूज मैंने देखे हुए हैं। आप भी यहाँ पर एसएससी के अलग अलग पेपर जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल के अलावा सीजीएल, जेई और सीपीओ, इनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर और स्टैटिक के, वो सभी यहाँ पर कंपाइल है। लगभग आपको यहाँ पे 5000 to 6000 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे पिछले 5 साल के। तो आप इस पीवाईक्यू ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट है, अभी याद है कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहली बार जो इंडिया के फिग जूस है, इंडिया का जीआई प्रोडक्ट फिग जूस है, उसको हम यूरोपियन मार्केट में एंट्री करा रहे हैं और हमने एक्सपोर्ट किया है कहां पर? पोलैंड में। ये बातें कुछ दिन पहले ही डिस्कशन हुई थी। अब पोलैंड में जब हम फिग जूस की डिलीवरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां से हम कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करेंगे ही। तो हम वहां से इंपोर्ट करने वाले हैं ब्लूबेरीज। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रही है ब्लूबेरीज। अब यहां से आपको पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। कैसा क्वेश्चन बनेगा यहां से? जो क्वेश्चन बनेगा वो साइंस का क्वेश्चन बनेगा, ना कि करंट अफेयर्स का। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं पोलैंड से, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा? साइंस से। इसको हम सुपर फ्रूट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सुपर फ्रूट कहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आपको विटामिन सी और विटामिन के मिलता है। विटामिन सी और विटामिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके एरिया के बारे में बात करें, किस सॉइल में इनको कल्टीवेट किया जाता है या कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो ब्लूबेरीज जनरली टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो होती है और इनके लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। इनके लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है और वो भी वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसपे रेगुलर वाटरिंग की जाए, तो वहां पर आपको ब्लूबेरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डन। इतनी चीजें। इनका काम क्या होता है? ब्लूबेरीज बेसिकली आजकल हेल्थ में काफी ज्यादा यूज हो रही हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। ठीक है, इतनी चीजें तो हमको याद रखना है कि हम इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा हम पेस्ट फ्री ब्लूबेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं पोलैंड से, और ब्लूबेरीज को हम सुपर फूड या सुपर फ्रूट कहते हैं। डन। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन बनेगा जो कि करंट अफेयर से लिंक होगा। याद रखिएगा ये एसिडिक सॉइल में ग्रो होता है। ओके, एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह इन यूएस। यहां पे राजनाथ सिंह जी यूएसए गए थे और वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। हम उन दोनों एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग हिज विजिट ही मेट द अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड अस्टिन। लॉर्ड अस्टिन से इनकी मुलाकात होती है कहां पर? पेंटागन इन द वॉशिंगटन डीसी। सो पेंटागन जो है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा पेंटागन बिल्डिंग। और सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कौन सा है?
आपका सूरत डायमंड ब्रॉश है, जो कि सूरत में गुजरात में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर 2 डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पहला है आपका SOS, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट है। और नेक्स्ट MOU साइन हुआ है रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ द लाइसेंस, मतलब मेलजोल को बढ़ावा देने। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा एग्रीमेंट है। पहला है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इंडिया 18th नंबर की 18वें नंबर का देश बन गया है जिसने USA के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया है। तो इंडिया इज द 18th कंट्री विथ विच द USA हैज साइंड द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। ये एक नॉन बाइंडिंग नेचर का एग्रीमेंट है। नॉन बाइंडिंग नेचर का क्या मतलब है? नॉन बाइंडिंग नेचर का ये मतलब है कि कंट्री कभी भी रिफ्यूज कर सकती है, मना भी कर सकती है, कोई बाइंडिंग या कंपल्शन नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रस्ट की बात है बस। ठीक है, इसमें क्या है, अंडर विच USA कैन रिक्वेस्ट प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ डिफेंस आइटम फ्रॉम इंडियन कंपनीज। किसी भी इंडियन कंपनी से USA रिक्वेस्ट सकता है कि हमको प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर्टिकुलर डिवाइस को डिलीवर करो। एंड इंडिया कैन रिक्वेस्ट प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ डिफेंस आइटम फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज। तो वाइस वर्सा है, ये इंडिया भी रिक्वेस्ट कर सकता है USA की किसी भी कंपनी से कि हमको इस डिवाइस की डिलीवरी प्रायोरिटी बेसिस पे करो। ठीक है, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग वॉर और एनी अदर इमरजेंसी सिचुएशन बोथ कंट्रीज कैन रिक्वेस्ट आर्म एंड अम्यूनिशन फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो इस तरीके का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है, या नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ द लाइसेंस ऑफिसर। मतलब मेलजोल बढ़ाने के लिए इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो फ्लोरिडा में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑफ द लाइसेंस ऑफिसर, इंडिया विल डिप्लॉय इट्स इंडियन आर्म फोर्स ऑफिसर इन द की स्ट्रेटेजिक US कमांड फ्लोरिडा। तो ये 2 एग्रीमेंट आपको मिल जाएंगे। अब एक और डील साइन हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि USA ने अप्रूव कर दिया है कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है सोनोबॉयज, इसकी सेल करेगा इंडिया को। अब ये जो सोनोबॉयज है ये क्या है? तो सोनोबॉयज बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस है जो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड अगर कोई सबमरीन है तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। अंडर वाटर सोनार सिग्नल को ये डिटेक्ट करने में कैपेबल है। ये जो सोनोबॉयज है इसका पहली बार यूज पता है वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जब जर्मन की जो यूबोट्स या सबमरीन्स थी उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसको इजिली डिप्लॉय किया जा सकता है आपके एयरक्राफ्ट्स में, आपके शिप्स में, आपके सबमरीन्स में। तो ये पानी के अंदर सिग्नल्स को, सोनार वेव्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो USA ने अप्रूवल दे दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि USA सेल करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज टू इंडिया। इसके लिए $52.8 बिलियन की डील साइन हुई है और इंडियन नेवी इसको यूज करेगी रोमियो हेलीकॉप्टर में। ठीक है, रोमियो ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, रोमियो हेलीकॉप्टर में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। सोनोबॉयज आर द स्मॉल डिवाइस दैट डिटेक्ट अंडर वाटर साउंड मेनली टू ट्रैक सबमरीन। ठीक है, तो ये सबमरीन को ट्रैक करने में यूजफुल रहता है। सबमरीन की क्या एक्टिविटी है, कहां पर सबमरीन प्रेजेंट है, इस सारी बातों को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सभी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगेन यहां से आपका जो बनेगा वो साइंस का क्वेश्चन बनेगा करेंट अफेयर्स से। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है ये करेंट अफेयर्स से। जैसे कि आप न्यूज देख रहे हैं, बर्ड फ्लू आउटब्रेक रिपोर्टेड इन द पीपली टाउन ऑफ द ओडिशा। तो ओडिशा में जो आपका बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू को हम H5N1 वायरस के नाम से जानते हैं। बर्ड फ्लू को हम H5N1 वायरस के नाम से जानते हैं, मतलब बर्ड फ्लू वायरस के कारण होने वाली डिसीज है, या इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पर आउटब्रेक देखा गया है, काफी सारे केसेस मिले हैं चिकन में बर्ड फ्लू के, जिसके बाद क्या किया गया है, 11,000 से ज्यादा चिकन को यहां पे मार दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज आती है करंट अफेयर्स से। अब बात करते हैं, पहला जो केस है एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर H5N1 वायरस का इंडिया में रिपोर्ट किया गया था फरवरी 2006 में इन महाराष्ट्र, लेकिन ये चिकन में था केस। अगर हम पहला ह्यूमन केस देखेंगे इंडिया में, तो पहला जो ह्यूमन केस इंडिया में मिला था वो हरियाणा में मिला था 2021 में। 2021 में हरियाणा में 2021 में मिला था ये
An 18-year-old boy died due to the avian influenza infection. H5N1 के कारण उसकी डेथ हो गई थी। पूरे वर्ल्ड में अगर पहला ह्यूमन केस देखा जाए तो पहला ह्यूमन केस बर्ड फ्लू का कहां पर आइडेंटिफाई हुआ था? हांगकांग में हुआ था 1997 में। तो ये कुछ इतिहास हो गया, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका साइंस का है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लंग कैंसर वैक्सीन के बारे में। सो वर्ल्ड की पहली mRNA, mRNA का क्या मतलब होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक टाइप है आरएनए का जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये इन्वॉल्व होता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और उसमें mRNA का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला mRNA लंग कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? BNT116, BNT116, इसको रिसेंटली ट्रायल स्टार्ट किया गया है इन 7 कंट्रीज, यूके, यूएस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन एंड टर्की में, ठीक है। ये क्या करेगा? तो जो लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल स्मॉल सेल्स हैं उनको टारगेट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा और प्रिवेंट करेगा कि फर्दर नई सेल्स को डेवलप ना होने दिया जाए। तो इस तरीके से जो कोविड-19 के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, वही टेक्नोलॉजी इस आरएनए टेक्नोलॉजी को यहां पर भी यूज किया गया है। डन। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। तो संपूर्ण मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो कंप्लीटली आपको एक तरीके से हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इसके कुछ बहुत ही खास फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये है कि इंस्टेंट पे आउट फीचर। इंस्टेंट पे आउट फीचर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो इमीडिएट बेसिस पे 3 लाख रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि इमीडिएट पे आउट हो जाएगा 3 लाख रुपए का। पहला स्पेशल फीचर इसका ये है। दूसरा क्या है? सम टाइम क्या होता है कि घरों में कुछ इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हो फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, तो यहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। टाटा AIA लाइफ हैज इनकॉर्पोरेटेड अ प्रीमियम डिफरल ऑप्शन, मतलब आप अप टू 12 मंथ वंस एवरी 5 ईयर अपना जो प्रीमियम है उसको पोस्टपोन कर सकते हो अगर आपके कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी फैमिली में। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये अवेलेबल किया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा वो है लाइफ स्टेज फैसिलिटी। अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपने लाइफ कवर को इंक्रीज करना चाहता है एनी टाइम, तो वो लाइफ कवर को इंक्रीज कर सकता है विदाउट एडिशनल अंडरराइटिंग। जैसे कि मैरिज के समय है, अगर चाइल्ड बर्थ होता है या बच्चे का एडॉप्शन किया जाता है, आप होम लोन ले रहे हो, तो किसी भी कंडीशन में आप यहाँ पे इस फैसिलिटी को, इस कवरेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे लाइफ प्रॉमिस, तो यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कवरेज अप टू द एज ऑफ 100 ईयर तक कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जब डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो एक अश्योर्ड अमाउंट उसकी फैमिली को दिया जाएगा। A refund of 100% of the total premium paid if the policy holder survives to maturity। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स आपको इस संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस में देखने को मिल जाएंगे, जिसको लॉन्च किसने किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम RBI की एक नई न्यूज पे। RBI भी कुछ लॉन्च कर रहा है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मैंने अभी तक लॉन्च की हैं। पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 30 पेपर है, टॉपिक वाइज है, हाई कोर्ट का अलग, सुप्रीम कोर्ट का अलग, अमेंडमेंट के 3 टॉपिक्स आपको अमेंडमेंट के मिल जाएंगे। तो वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके टेस्ट पेपर दे सकते हो और अपने रिजल्ट को भी एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा SSC का भी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुका है और इकोनॉमी का भी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुका है, तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हो, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। और इकोनॉमी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें एक मतलब 2 सेशन आपको मिलेंगे बजट के। एक तो आपका स्टैटिक बजट जो होता है, वो जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं ना बजट के रिगार्डिंग वो, और दूसरा जो आपका वीडियो मिलेगा वो मतलब जो आपका टेस्ट होगा, सॉरी वीडियो नहीं टेस्ट, वो 24-25 का जो अभी बजट आया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज तैयार हो गई है, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को विजिट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ULI स्कीम को लॉन्च कर रही है, या ULI पोर्टल को लॉन्च कर रही है RBI।
हम इसके बारे में बात करते हैं। ये आरबीआई के गवर्नर है, 25 नंबर के गवर्नर है, शक्तिकांत दास इनका नाम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जो आपके स्मॉल बोरोवर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, रूरल इंडिया में जो आपके बोरोवर्स हैं, आपके एमएसएमई बोरोवर्स हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लघु उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है बाय द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लेटफॉर्म called the Unified Lending Interface to make it easier and faster for rural and small borrower to get credit। ठीक है, करेंटली इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जा रहा है। इससे जो भी आपका टर्न अराउंड टाइम होता है, मतलब लोन सैंक्शन होने में, एप्लीकेशन फिलिंग करने में जो आपका टाइमिंग है, वो जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। A platform is aimed at catering to the large unmet demand for credit across the various sector, particularly for the agriculture and medium, small and micro enterprises borrowers। इनके लिए इस यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को लॉन्च कर रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टाटा पावर। टाटा पावर एंड आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड एंड द आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर टू ऑफर सोलर यूनिट फाइनेंसिंग विथ लोन अप टू द 90 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फाइनेंसिंग की जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहता है तो उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 90 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे कस्टमर कैन एक्सेस कोलेट्रल फ्री लोन विथ अ टेन्योर अप टू द 5 years। और अगर आपको लार्ज लोन की रिक्वायरमेंट चाहिए है, मतलब लार्ज टेन्योर के लिए, तो आपको यहाँ पे कोलेट्रल के साथ अप टू 20 years के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो विदाउट कोलेट्रल अप टू 5 years, विथ कोलेट्रल अप टू 20 years आपको देखने को मिल जाएगा। एंड फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट ऑप्शन ऑफ 20 to 25, क्योंकि आप जब कोई भी परचेजिंग करते हो, लोन लेते हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो उसमें आपको डाउन पेमेंट भी करनी होती है और रिमेनिंग अमाउंट को सैंक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट ऑप्शन भी 20 से लेकर 25% तक अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे याद रखना है किन दो एंटिटीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक। ओके, नेक्स्ट है IIM बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। देखो, ये वर्ल्ड का आपका इंडिया का पहला है। इंडिया का पहला आपने एक सेंटर स्टेब्लिश किया है। कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के प्रमाइसेस में, कैंपस में। और इस सेंटर का नाम क्या रखा गया है? टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। ठीक है, नाम याद रखना है टॉमी जेम्स सेंटर, क्योंकि एक बैंकर का नाम था टॉमी जेम्स, जिनके नाम पर ही इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। इसका पर्पस क्या है? जैसे कि इसमें लिखा है कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल के लिए आपका ये सेटअप किया गया, जहां पे स्टूडेंट को कनेक्ट किया जाएगा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लीडर्स हैं, और उनके साथ आपका जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट के इंसाइट्स होते हैं, बिजनेस के लिए इंसाइट्स होते हैं, वो सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कहां पर सेटअप हो रहा है, IIM बेंगलुरु में। नेक्स्ट बात करते हैं जापान। तो जापान हाई अलर्ट पे है। रिसेंटली हाई अलर्ट पे डिक्लेयर किया गया है जापान को, क्योंकि वहां पर लैंडफॉल होने वाला है टाइफून शानशान का। तो टाइफून शानशान कहां हिट हो रहा है? आंसर हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप INS मुंबई टू मेक फर्स्ट विजिट टू द श्रीलंका। तो यहाँ पे इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है INS मुंबई, और इसने पहला विजिट स्टार्ट किया है अपना श्रीलंका के लिए, और ये 26 अगस्त को जो कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका में, वहां पर पहुंचा है। ठीक है, INS मुंबई हमारा 3rd नंबर का वॉरशिप है ऑफ द दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर का। ये जो दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर है, इसमें आपको 3 वॉरशिप्स देखने को मिलते हैं, INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई। INS मुंबई को पहले INS बॉम्बे भी कहा जाता था, और इसको जनवरी 2001 में कमीशन किया गया था, और यही पहली बार कहां पे गया है? कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में गया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था नेस्कॉम के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम क्या था? आंसर है राजेश नंबियार। ठीक है, चलिए अब इनको सक्सीड करने के लिए कौन आ गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु गंगाधरन।
तो नेस्कॉम अपॉइंट सिंधु गंगाधरन एज अ न्यू चेयरमैन। तो नेस्कॉम मतलब क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। और यहां पर सैप लैब्स, SAP सैप लैब्स की मैनेजिंग डायरेक्टर सिंधु गंगाधरन को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, और ये सक्सीड करेंगी राजेश नंबियार को। फाइनली इस न्यूज को हमने पहले डिस्कशन किया था जब अनाउंसमेंट हुई थी, फाइनल डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब फाइनल डिसाइड हो गया है कि अगले जो ICC के चेयरमैन होंगे वो जय शाह होंगे। जय शाह जो कि BCCI के अभी सेक्रेटरी हैं, और उनको सक्सीड कौन करेगा, रोहन जेटली। नाम से समझ में आ रहा है कि ये सन है अरुण जेटली के, और जय शाह भी पता है कि अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस न्यूज को भी। जय शाह, 5th Indian and the youngest person to head the ICC. The Board of Control for Cricket in India, मतलब BCCI Secretary Jay Shah has been elected unopposed as the next independent chair of the International Cricket Council. और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो ये रिप्लेस करेंगे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को। ग्रेग बार्कले का जो टेन्योर है वो 30 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है, एंड 30 नवंबर के बाद मतलब दिसंबर से 1 दिसंबर से जय शाह जो हैं वो ICC के न्यू चेयरमैन, आपको इंडिपेंडेंट चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। और जय शाह जो है वो 5th इंडियन हेड होंगे जो कि ICC को हेड करने वाले हैं एट द एज ऑफ 35। ये आपके यंगेस्ट चेयरमैन होंगे ICC के, ठीक है। आइए थोड़ी सी और बातें करेंगे। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी पर्सन जो इंडिपेंडेंट चेयर की पोजीशन पे अपॉइंट होता है ICC में, उसका टेन्योर 2 इयर्स के लिए होता है, और मैक्सिमम 3 टाइम्स टेन्योर के लिए इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमको याद क्या रखना है, अ पर्सन इज इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ द ICC फॉर 2 ईयर एंड द मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स, तो 3 बार बनाया जा सकता है। तो जो ग्रे बार्कले हैं उनको ICC का इंडिपेंडेंट चेयर बनाया गया था 2020 में, ठीक है। ये वापस से री इलेक्ट हुए थे 2022 में, और फर्दर इन्होंने एक्सटेंशन के लिए मना कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूजन आपको हो सकता है, देखेंगे। ICC क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट चेयर इन 2014। ये जो नई पोजीशन है ना इंडिपेंडेंट चेयर की, ये 2014 में ICC ने क्रिएट की है, एंड अबॉलिश द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन 2016। तो यहाँ पे ICC का कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, इस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया है 2016 में, ठीक है। द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट चेयर इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन द ICC। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे, जय शाह विल बी द 3rd इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ चेयर। एज अ चेयर, इंडिपेंडेंट चेयर अपॉइंट होने वाले ये तीसरे पर्सन है, और एज अ ICC को हेड करने वाले ये 5वें नंबर के इंडियन है। दोनों में अलग अलग बात है, जैसे कि क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट आपको इसलिए बताया है, पहले प्रेसिडेंट की पोजीशन हुआ करती थी, उसके बाद इंडिपेंडेंट चेयर की पोजीशन सबसे हाईएस्ट पोजीशन हो गई। तो टोटल प्रेसिडेंट और चेयर दोनों मिला लिया जाए तो 5 इंडियन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट चेयर के बारे में बात करें तो 3rd इंडियन अपॉइंट हो रहे हैं कौन, जय शाह। यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको यहाँ पे ये 5 नाम देखने को मिल रहे हैं। पहला नाम है जगमोहन डालमिया, और जगमोहन डालमिया हमारे देश के मतलब पहले इंडियन थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे ICC के। कब से कब तक, 1997 से 2000 के बीच में। फिर आते हैं शरद पवार। तो शरद पवार ICC के प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये 2nd नंबर के इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका टेन्योर 2010 से 2012 तक था। उसके बाद आपको पता है 2014 में एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई, पुरानी पोस्ट को अबॉलिश करके, इंडिपेंडेंट चेयर। तो आप देखेंगे फॉर्मर BCCI के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन, इनको एज अ फर्स्ट चेयर अपॉइंट किया गया था ICC में 2014 में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नाम शंकर मनोहर का, एंड शंकर मनोहर ने रिप्लेस किया था एस श्रीनिवास को इन 2015, और इस 2nd नंबर के इंडियन बन गए थे जिनको चेयर अपॉइंट किया गया था ICC में, ठीक है, 2015 से 2020। और अब जय शाह की बारी आ गई। तो जय शाह जो है वो 3rd इंडियन बन गए हैं जो कि चेयर करेंगे ICC को, एंड 5th नंबर के हेड बन जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। एंड रोहन जेटली जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, ये नेक्स्ट सेक्रेटरी होंगे BCCI के जब जय शाह जी पहुंच जाएंगे ICC में, उसके बाद मतलब 1 दिसंबर के बाद। क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट, यहां पर कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, गवर्न करती है क्रिकेट को, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 1909 में हुआ था एज अ इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस,
और आप देखेंगे 1989 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। 108 मेंबर कंट्री है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? लंदन में था। आज के समय में इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में, यूएई में देखने को मिल जाएगा। 2005 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट नाम याद करेंगे हम यहाँ पे, ओलंपिक साइक्लिस्ट जिनका नाम है डैनियल चिरिनोज। ठीक है, डैनियल चिरिनोज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 51। इन्होंने 5 टाइम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है इन द साइकिल इवेंट। जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गई है, हमको ये लिस्ट नहीं याद करनी है, हमें बस 2 बातें याद करनी है। पहला, यहाँ पे डैनियल चिरोज जिनकी डेथ हो गई है, तो डैनियल चिन्नोस किस स्पोर्ट से थी? आंसर हो जाएगा ये साइक्लिस्ट थी। किस कंट्री से? आंसर हो जाएगा वेनेजुला से। तो 2 ही क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। इस लिस्ट को बस आपको बताने के लिए कि 5 बार इन्होंने अलग अलग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इस लिस्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी कुछ और न्यूज बाकी हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। सो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर करना है हमको। विच कंट्री सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल एट द मरुहावा कप, अ टीम इवेंट एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में टीम इवेंट में सिल्वर मेडल किसको मिला है? इंडिया की टीम को मिला है। और इस कप का नाम क्या है? मरुहाबा कप है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड 4 agreement and resolved to enhance their cooperation in the range of key area including the defense, ट्रेड, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी एंड एजुकेशन। याद कीजिए अभी कहां गए थे प्राइम मिनिस्टर, जहां पे हमने गिफ्ट भी किया है भीष्म को, यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ ये 4 एग्रीमेंट साइन हुए थे। मैंने डिस्कस भी किया था कि ये 4 एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ साइन हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में, और आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 सालों से आर्ट एंड कल्चर का वेटेज लगातार एसएससी में बढ़ता जा रहा है। तो फोकस कीजिए थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में। मैं भी प्लान कर रही हूं कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराऊं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो आपको यहाँ पे देखा गया है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल रिसेंटली न्यूज में है, पूछा जा रहा है कि कहां पर है, किस स्टेट में है। तो विरूपाक्षा टेम्पल जो कि लॉर्ड विरूपाक्षा मतलब लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, कर्नाटका में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर जो कर्नाटका में विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी, उसका जो पवेलियन है वो कोलैप्स हो गया, गिर गया बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। और ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 1986। वंस अगेन एक और यूनेस्को साइट्स आपको मिल गई है। तो मैंने पहले भी कहा है, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है आपकी 43 यूनेस्को साइट पे, जहां पे हर एक साइट, हर एक कल्चर साइट के बारे में कि कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, XYZ, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें टोटल जो 85 रामसर साइट्स है हमारे देश की, उनको डिस्कस किया है। स्टेट वाइज डिस्कशन है, तो आप इसको भी देख सकते हो। और इन दोनों की PDF को भी अवेलेबल करा दिया है एप्लीकेशन पे। अभी जो करेंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बस आपको भयभीत करने के लिए है, डराने के लिए है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। इन इंडिया Mumbai ranked second and New Delhi ranked third in the global property price index. Global property price index have recorded an annual increase in their real estate prices at 13% and 10.6% respectively. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मुंबई वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है, दिल्ली वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है, जहां पे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और वेलिंगटन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि आउट ऑफ 44 कंट्रीज वेलिंगटन जो है वो बॉटम पे है, जहां पे माइनस मतलब ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हुई है, प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं 5.6%। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, कौन सी कंट्री है जो कौन सी सिटी है जो टॉप पर है विथ अ इंक्रीमेंट ऑफ 26% इन द रियल एस्टेट प्राइस? आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोनो बॉयज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? तो सोनो बॉयज क्या है, जिसके लिए हमने $52 मिलियन की डील भी कर डाली है USA के साथ। तो क्या हो जाएगा ये? स्मॉल
एक्सपेंडेबल डिवाइस यूज्ड इन द अंडरवाटर अकॉस्टिक टू डिटेक्ट द सोनार सिस्टम। तो सोनार वेव को डिटेक्ट करने के लिए, सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्लैंक हेडक्वार्टर मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने, क्योंकि इनकी हाई एनपीए थे और डिफॉल्ट पेमेंट्स हो रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लखनऊ बेस्ड आपको मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स डिस्पैच इट्स ब्लैंक डिस्प्ले टीम टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें हमारी भी एक टीम जाके पार्टिसिपेट करने वाली है जिसका नाम है सारंग, और सारंग आपकी हेलीकॉप्टर का एक टीम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो डच ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रही कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये जरूरी है, क्योंकि पूरे साल भर से एनपीएस न्यूज में था। ठीक है, लोग झगड़ रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में झगड़ रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लगाओ, कोई कहता है न्यू पेंशन स्कीम को लेकर आओ, एटसेट्रा। तो क्या डिफरेंसेस हैं आपके ओपीएस में, एनपीएस में, और अभी ये नई स्कीम आई है यूपीएस, ये क्या है, उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम और यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, 10 ईयर इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर द यूपीएस टू बेनिफिट फ्रॉम पेंशन। तो मिनिमम 10 साल तो सर्विसेज देने ही पड़ेंगे अगर आपको पेंशन का बेनिफिट चाहिए है। नेक्स्ट है, 10,000 रुपीज पर मंथ इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड अंडर द यूपीएस। अगर आप 10 साल तक सर्विसेज देते हैं तो मिनिमम अश्योर हो जाएगा कि 10,000 रुपीज पर मंथ तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अंडर यूपीएस, if you work for 25 years or more, you will receive 50% of your average pay for the preceding 12 month as a pension. तो अगर 25 साल तक आप सर्विसेज करते हो तो आपकी जो लास्ट 1 ईयर की सैलरी है उसका एवरेज का 50% प्लस डीए आपको पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपने देखा कि सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है, जहां पर मैंने यूपीएस के बारे में और जो तीनों स्कीम्स हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो भी डिस्कस किया कि कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर है। लगभग 15 मिनट का ही वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन में, तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो E3 पॉलिसी रिसेंटली अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट। तो बायो E3 पॉलिसी का क्या पर्पस है, तो क्या पर्पस है, टू फॉस्टर हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसको होस्ट कौन कर रहा है, यूएई होस्ट कर रहा है। इंडिया ने अपने स्क्वाड का नाम भी डिसाइड कर लिया है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन द वीमेंस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। और आपको कैप्टन देखने को मिलेंगी हरमनप्रीत कौर और वाइस कैप्टन मिल जाएंगी आपको स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना किसने लॉन्च की है रिसेंटली, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो रिसेंटली 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को कार्व किया जा रहा है लद्दाख में, और ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में थी, लेह और कारगिल। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो इनमें से कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो लेह पहले से थी तो लेह नहीं है, बाकी सारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर विद द टाटा पावर सोलर टू ऑफर सोलर यूनिट फाइनेंसिंग विथ लोन अप टू द 90 लाख रुपीज। तो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑप्शन ए। वेयर विल द टोनी जेम सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल
वी स्टेब्लिश इन इंडिया, आंसर हो जाएगा IIM बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे अबाउट द विज्ञान धारा स्कीम। तो कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ विज्ञान धारा स्कीम, जो रिसेंटली न्यूज में था। आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।